चलो, तो देखो, ये जो लोग परेशान थे ना, वो बेसिकली इसीलिए परेशान थे क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज हो की जा रही थी। बताया था ना कि एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज होने की वजह से टैक्स भी इंक्रीज करने की बात चल रही थी। किसके द्वारा? राजा के द्वारा, किंग के द्वारा। किंग कौन था? लुईस 16, जो कि किससे बिलॉन्ग कर रहा था, कौन-सी डायनेस्टी से? बर्बन डायनेस्टी, बर्बन फैमिली से। और ये बर्बन डायनेस्टी काफ़ी समय तक फ्रांस में रूल कर चुकी थी। ठीक है? तो अब वही हम लोग को आगे देखना है कि आगे कैसे ये जो रिवॉल्यूशन हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुई? तो देखो, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने का सबसे बड़ा मेन कारण यही था कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वहाँ का रूलर था, लुईस 16 था, उसको ये महसूस हुआ, उसको ये फ़ील हुआ कि हमें टैक्सेज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि बढ़ती हुई एक्सपेंडिचर को पूरा कैसे किया जा सकता है? टैक्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मान लो हमारा इनकम कम हो रहा है, मतलब हमारा खर्च बढ़ रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें अपना इनकम बढ़ाना होगा। तो राजा का इनकम क्या था बेसिकली? सोर्स ऑफ इनकम क्या था उसका? सोर्स ऑफ इनकम उसका एक ही था, टैक्स, जो थर्ड स्टेट पे करता था। बाकी फर्स्ट और सेकंड टैक्स नहीं देते थे, याद रखना, ठीक है? तो राजा ने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है? और ये मीटिंग किस लिए थी? ये मीटिंग इसीलिए थी कि इस बात पे, क्योंकि फ्रांस में क्या था ना कि लुईस 16 जो था, वहाँ की जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो रूलर था, वहाँ पे ये सिस्टम था कि जो रूलर होता है वो एक तरफ़ा डिसीज़न नहीं ले सकता, मीन्स रूलर खुद से डिसाइड नहीं करेगा। उसको पूछना पड़ेगा, उसको मीटिंग में बुला के मीटिंग करनी पड़ेगी कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। मतलब कि एक तरीके से ये समझ लो कि किंग इंडिपेंडेंट नहीं था। इस मामले में, खासकर इस मामले में कि टैक्स इंक्रीज़ किया जाए या नहीं किया जाए। तो वो डिपेंडेंट था किस पे? बाकी 3 स्टेट पे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे लोग थे? क्लर्जी ग्रुप थे। क्लर्जी ग्रुप मतलब जो चर्च से बिलॉन्ग कर रहे थे। सेकंड वाले में नोबल्स क्लास, जो सोसाइटी में जिनका काफ़ी जो रिचर सेक्शन था, ठीक है? और थर्ड स्टेट, तो ये तीनों, 3 स्टेट और 1 राजा मिलकर डिसाइड करते थे कि टैक्सेज़ इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ की जाएँगी, या इनमें कुछ चेंज करना है तो वो भी मीटिंग के द्वारा ही डिसाइड होगा, ठीक है? और ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मतलब लुईस 16 से पहले ये मीटिंग जब हुई थी, उसका नाम, मतलब 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई। और पूछेगी कि सर इससे पहले कब मीटिंग बुलाई गई थी इस बारे में बात करने के लिए? तो वो जो लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में बुलाई गई थी, याद रखना। 1614 में। समझो कितना टाइम के बाद, इतना गैप के बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है। और मीटिंग का उद्देश्य क्या था? इम्पोर्टेंस क्या था? कि टैक्स इंक्रीज़ करनी है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो, सेकंड पैराग्राफ से देखो सब। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. उसने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल मतलब एक तरीके का रिपोर्ट होता है, लाया जाता है कि प्रपोजल रखा जाता है कि हमें टैक्स बढ़ानी है। ये प्रपोजल लाई गई कहाँ पे? मीटिंग में। किसके द्वारा? लुईस 16 के द्वारा। अ, रिप्लेडेंट हॉल इन द वर्सेल्स, वर्सेल्स बताए थे, एक जगह का नाम है। वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, और ये जो डेलीगेट्स मतलब जो मीटिंग होनी थी, वहीं पे ये रिपोर्ट रखी गई। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। ऑलरेडी बता चुके हैं, कल के क्लास में तुम लोग होगी तो ध्यान रखना कि बताए थे ना कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिला दो तो टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। और थर्ड स्टेट में जो था उसमें 600 मेंबर्स थे, मतलब 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से देखो, टोटल 1200 हो गए, 1200 मेंबर। फर्स्ट स्टेट में 300, सेकंड स्टेट में 300 और थर्ड स्टेट में 600, टोटल 1600 मेंबर्स, ठीक है? और थर्ड स्टेट में ये भी बताए थे कि थर्ड स्टेट में सारे लोग, जितने भी पीजेंट से, मतलब सारे सेक्शन नहीं आते थे। थर्ड स्टेट में सिर्फ वही आता था जो थर्ड स्टेट से बिलॉन्ग करता हो और पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो। जो अनएजुकेटेड है उसे नहीं बुलाया जाता था मीटिंग में।
peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. इन लोगों को असेंबली में नहीं बुलाया जाता था. The grievance demands were listed in the some 14,000 letter which the representative had brought with them. और ये लोग जब आए ना रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, वो अपनी डिमांड के साथ हैं. मतलब ऐसा नहीं था कि वो इसी बात से आए थे कि हम इस बार किंग से कुछ चीजें अपनी डिमांड को डिमांड करेंगे, उसे राजा को पूरा करना होगा. ठीक है. उसके बाद राजा ने बोला कि अब वोटिंग होगी. किस बात की वोटिंग होगी? इस बात के लिए वोटिंग होगी कि टैक्सेज इंक्रीज किया जाए या फिर नहीं किया जाए. देखो वोटिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ देखना. वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote. ठीक है. मतलब हर स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट था. मतलब कि इस बार मेंबर के बारे में मत सोचो. सोचो कि जो फर्स्ट स्टेट था वो टोटल फर्स्ट स्टेट में एक ही वोट, सेकेंड स्टेट का टोटल वोट एक वोट, थर्ड स्टेट का टोटल वोट एक वोट. मतलब अगर जो टोटल तीनों को मिला दे तो 3 ही वोट काउंट हो रहा था. ठीक है. तो दिक्कत ये थी कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट था वो राजा से काफी ज्यादा करीबी था. मतलब राजा के क्या बोलते हैं उसको, राजा का फेवरेट बोल सकती हो. राजा जो भी बोलता था वो दोनों करते थे, या फिर जो दोनों बोलते थे वही राजा करता था. तो ये लोग टैक्सेज इंक्रीज करने के पक्ष में हमेशा वोट करते थे. ठीक है. लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो उस चीज से डिनाई कर रहा था. किस बात से? कि टैक्सेज इंक्रीज करनी है. एक तरीके से तो ये डिनाई दो कारण से कर रहे थे. एक तो टैक्स इंक्रीज करना, तो मतलब कि ज्यादा पैसे देना, ज्यादा अपने फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को राजा के पास देना. और दूसरा दिक्कत ये भी था इनको कि इनका खुद का प्रोडक्शन कम हो रहा था. क्योंकि बताए थे ना, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, चीजों की प्राइस बढ़ रही थी. पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी. तो इन लोगों को ऑलरेडी ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. उसके बाद राजा ने मीटिंग बुला के ये भी बोल दिया कि अब टैक्स बढ़ाई जाएगी. तो ये लोग इस बात से नाराज हो गए और इन्होंने बोला कि नहीं, ये जो पर स्टेट वोट हो रही है, मतलब एक स्टेट का एक वोट है, वो सिस्टम हटनी चाहिए. ठीक है. और होना क्या चाहिए कि पर मेंबर वोट होनी चाहिए. मतलब कि पहला मान लो फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर हैं तो उसको 300 वोट काउंट किया जाएगा. सेकंड स्टेट में 300 मेंबर हैं तो 300 काउंट किया जाएगा. और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर हैं तो 600 वोट काउंट किया जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से वोट काउंट होगी तभी वोट होगा. अगर जो ऐसा नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे. उसके बाद राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया. ठीक है. देखो लास्ट स्टेप ये देखो पैराग्राफ. The representatives of the third state viewed themselves as a spokesperson for the whole French nation. ठीक है. और उसके बाद इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई. मतलब राजा ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि पर मेंबर वोट का अधिकार दिया जाएगा. मतलब 600 300 वाले वोट को, डिमांड को उसने कैंसिल कर दिया. और उसने जैसे ही कैंसिल किया, ये लोग वॉकआउट कर गए मीटिंग से. मतलब इन्होंने इनकार कर दिया कि हम मीटिंग में नहीं शामिल होंगे, आपको जो करना है करिए, अब हम राजा का बात नहीं मानेंगे. देखो लास्ट वाला लाइन देखो. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबली से बाहर, मतलब मीटिंग से बाहर आ गए. और ये लोग, ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ना, वो खुद को ये मानते थे कि हम ही फ्रेंच के जो बाकी लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हम ही हैं. क्यों? क्योंकि ज्यादातर 98% लोग तो थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे. तो ये जो 600 लोग आए थे उनको यही लगता था कि ये जो 98% पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ हम ही कर रहे हैं. ठीक है. तो ये लोग जो 98% पॉपुलेशन है ये मेरे पे डिपेंडेंट है. तो अगर जो हम इनकी बात को राजा के सामने डिमांड नहीं करेंगे तो हम लोग सबको प्रॉब्लम होगी. तो ये लोग वही बोल रहे थे. और 20 जून को इन्होंने क्या किया, जैसे 5 मई को इन्होंने मीटिंग से बाहर वॉकआउट कर दिया. 20 जून को इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, असेंबली बुलाई. और कहाँ पे बुलाई? टेनिस कोर्ट में, वर्साइल्स में एक टेनिस कोर्ट है, वहां पर इन्होंने मीटिंग बुलाई. और उन्होंने बोला ये जो मेंबर थे उन्होंने खुद ही को क्या किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution. और उन्होंने ये कसम खाई
कि जब तक हम अपने देश के लिए मतलब फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे, मतलब अलग नहीं होंगे, मतलब यूनाइटेड ही रहेंगे। दे वेयर लेड बाय द Abbas Yas. Mirabi was born in the noble family but was convinced to the need to do away with a society of feudal privilege. और इसमें से दो लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, मतलब नोबल क्लास से। एक बंदा जो था वो नोबल क्लास था, नोबल मतलब जो रिचर सोसाइटी में जो एक क्लास थी ना, सेकंड स्टेट, मतलब ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा रिच था, लेकिन फिर भी ये इस मतलब थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहा था। और दूसरा बंदा था वो अब्बे सियास था, ठीक है। तो ये लोग मतलब लीड कर रहे थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसको लीड कर रहे थे ये लोग। अब्बे सियास ओरिजिनली अ प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third State। याद रखना, अब्बे सियास ने एक पैम्पलेट लिखी थी जिसका क्या नाम था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो देख रही है, एक होता है, एक मतलब था सेकेंड स्टेट से मतलब नोबल क्लास से, और एक था फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट स्टेट से मतलब कलर्जी वाले ग्रुप से। और ये इन्होंने मीटिंग बुलाई और इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फ्रांस को क्या बोल दिया कि जो फ्रांस के जो राजा के पास पावर थी उसको इन्होंने सीज कर दिया पावर को, और पावर खुद के हाथ में रख लिया इन्होंने, ठीक है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting the constitution, the rest of the France sit with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of the bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. मतलब कि देखो ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, उसका एकमात्र इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा कि ये राजा जो है वो ठीक से इससे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव रहेगी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी जो कि बाकी चीजों को कंट्रोल करेगी, ठीक है। और यही कंट्रोल करने के बाद ये घटना कब की है, ये 20 जून की है। और 20 जून की घटना के बाद इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस आजाद है, यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो 20 जून के बाद मतलब सब नॉर्मल हो चुका था, ठीक है। और उसी के बाद 14 जुलाई को अचानक से पेरिस में ये सारी घटनाएं हो रही थी, वर्साइल्स में प्लेस का नाम है, वहां पे घटनाएं हो रही थी। तो 14 जुलाई को जैसे आया ना वो फोर्स ट्रूप्स राजा का, तो सब लोग को यही लगा कि जो हमने असेंबली की थी 20 जून को, उसी का बदला लेने के लिए राजा ने ये ट्रूप्स भेजा है पेरिस के शहर में। और ये ट्रूप्स अब आएंगे और हमें मारेंगे, या तो कैद कर लेंगे या फिर हमें मार देंगे। तो उस समय लोग डर गए थे और बोले कि अगर जो ये मारेगा तो हम भी इसको अटैक करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे चीजों को लेके। अब तुम लोग को कनेक्ट कर पा रही है कि 14 जुलाई 1789 को लोग इतना ज्यादा क्यों सीरियस हो गए थे बातों को लेके। हाँ, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा, क्योंकि इन लोगों को यही लगा कि 20 जून को हमने खुद को डिक्लेयर कर लिया है ना इंडिपेंडेंट, मतलब हम राजा के खिलाफ चले गए हैं 20 जून को, इसीलिए ने राजा ने उसके बदले उसका बदला लेने के लिए 14 जुलाई को क्या भेजा है, ट्रुप्स। ट्रुप्स मतलब हाँ आर्मी, सेना, जो राजा का खुद का ये होता है। देखो द टेनिस कोर्ट ओथ, वहां पे जो वर्सेल्स में जो कोर्ट था ना उसका वो क्या था, टेनिस था, मतलब वहां पे टेनिस कोर्ट था। देखो 600 मेंबर थे, कितने मेंबर थे, 600, याद रखना थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर थे वही सारे के सारे मेंबर वॉकआउट कर गए थे। और उनमें से जो 578 डेलीगेट से मतलब मेंबर्स थे, उन्होंने पिटीशन को साइन किया। किस पिटीशन को, मतलब कि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी अब फ्रांस में। डेमोक्रेटिक मतलब जानते हो तुम लोग, हाँ, मतलब कि चुनी हुई सरकार बनेगी अब फ्रांस में, जो पहले मोनार्की सिस्टम था अब उसको हटाया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो उसमें कितने लोग के साइन थे, 578। देयर ओथ इज नोन एज द टेनिस कोर्ट ओथ। और वहां पे जो उन्होंने शपथ ली थी, ओथ लिया था, उसका क्या नाम था, टेनिस कोर्ट ओथ, क्योंकि टेनिस कोर्ट में ही ओथ लिया गया था इसीलिए उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी।
देखो, द नेशनल असेंबली considering that it had been summoned to establish the constitution of the kingdom decreed that all members of the assembly shall immediately take solemn oath not to separate until the constitution of the kingdom is established on firm foundation। मतलब क्या कसम ओथ लिया गया कि हम में से कोई भी, मतलब जितने मेंबर हैं इसमें से कोई भी अलग नहीं होगा। कब तक? जब तक कि हम एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ना तैयार कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर जो हम अलग होंगे तो फिर हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। और इसी के कारण जो हमारा 14 जुलाई 1789 को घटना हुई थी, इसी के कारण हुई थी। क्योंकि लोगों को यही लगा था कि राजा ने जवाबी कार्रवाई के कारण वो किया है। इतना समझ में आया सबको? हम्म। अब देखो, अब चीजें अब चेंज हो गई। अब चेंज चेंज कैसे हो गई चीजें? चीजें चेंज ऐसे हुई कि अब 20 जून को मीटिंग हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, सब डिक्लेयर हो गया कि अब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। 14 जुलाई को 14 जुलाई को विद्रोह हो गया राजा के खिलाफ। किले तोड़ दिए गए उसके, बताए थे ना, किला तोड़ा गया था। हम्म। हम्म। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, मतलब फ्रांस में पूरा सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब राजा लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा था और लोग राजा को मतलब राजा की पावर को हटाने की कोशिश कर रहे थे कि अब हम आपके अंडर में नहीं है, अब हमारा देश क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको रूल करने दीजिए। ठीक है, तो फ्रांस एक तरीके से क्या हो गया, 1789 में फ्रांस आजाद हो गया, मतलब डेमोक्रेटिक हो गया। लेकिन लेकिन फ्रांस के साथ और भी मतलब सिचुएशन इतना ज्यादा क्रिटिकल हो गया था ना कि हर टाइम चेंज हो रहा था, हर मंथ मतलब हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा था। तो ये जो लुइस 16 था, ये अब वीक होते जा रहा था। ठीक है, तो इसने अपना मतलब क्या पावर दिखाने के लिए इसने दूसरे राजा से सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया। दूसरे राजा से मतलब जो जो राजा होते हैं ना, मतलब उनके आसपास भी राजा होते हैं, किंगडम होती है, तो वो उनसे सपोर्ट मांगने के लिए कि आप हमारा सपोर्ट करिए, नहीं तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लुइस 16 सपोर्ट भी मांग रहा था। अच्छा, तुम ज्वाइन कर लिए? अच्छा, चलो कोई नहीं। हाँ, देखो, अब देखो रात। हम्म। क्या हो गया? देखो, रात, अभी टॉपिक तो चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी हम लोग का? आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ये लुइस 16 जो हेल्प मांग रहा था दूसरे राजा से, तो दूसरे राजा हेल्प तो कर रहे थे, बट लोग इतना ज्यादा ये हो गए थे ना, पूरे फ्रांस के लोग इतना ज्यादा कर दिए थे कि अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो लास्ट में लुइस 16 जो था, उसने लास्ट में ये मान लिया कि ठीक है, अब रूल आप ही लोग करेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार है वही रूल करेगी। और उसको उसने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब अपनी अपना सहमति भी दे दिया कि ठीक है, आप ही रूल करिए देश में। और उसके बाद उसने नेशनल असेंबली का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। किसने? रूलर ने। रूलर कौन था? लुइस 16। On the night of the 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली, जो नई असेंबली बनी थी, उसने फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, और जो इंक्रीज टैक्स इंक्रीज होने वाली थी उसको भी उसने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मतलब हटा दिया। तो एक यहाँ पे वर्ड आया फ्यूडल सिस्टम, ये सबको पता है ना ऑलरेडी, 8 क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है? आता है सबको?
फ्यूडल सिस्टम, FEUDAL, फ्यूडल क्या होता है? आता है सबको कि बताना पड़ेगा? देखो, जो पहले जो राजा होते थे ना, पहले जो राजा होते थे ना, तो ये 7 क्लास में शायद पढ़ना था, 7 या 8 में। पहले जो राजा होते थे ना, वो उनके लिए जो काम करता था, तो वो क्या करते थे ना कि उसको कुछ अधिकार दे देते थे। जैसे मान लो ज़मींदारी प्रथा जानती हो ना सब? हाँ, तो वो एक तरीके से क्या था, राजा अपना क्या करता था, अपना किसी आदमी को पूरा का पूरा गाँव दे देता था और वो गाँव से क्या होता था, वो पर्सन को बेसिकली उसका काम होता था कि टैक्स कलेक्ट करना है और कुछ टैक्स अपने पास रखना है एज़ अ सोर्स ऑफ इनकम और कुछ टैक्स राजा को देना है, ठीक है? तो एक तरीके से यही फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है? तो उस टाइम यही काम होता था कि अब राजा क्या करता था, किसी थर्ड पर्सन को बोलता था कि आप टैक्स कलेक्ट करो और फिर उसको आप टैक्स कलेक्ट करने के बाद कुछ टैक्स मुझे दे देना और कुछ अपने पास रख लेना। तो ये दोनों सिस्टम को उसने खत्म, मतलब ये फ्यूडल सिस्टम जो था इसको भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होती थी ना कि राजा को कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है? कि लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन होता था, जैसे ज़मींदार जो लोग होते थे, ये क्या करते थे कि पीजेंट्स पे, वर्कर पे, जो लेबरर हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा राजा को देंगे और राजा को भी देंगे और खुद भी रखेंगे, ठीक है? और राजा को टैक्स मिलता था बहुत ज़्यादा, तो राजा इनको कुछ बोलता भी नहीं था। तो नुकसान दो फ़ायदा दोनों को होता था, राजा को और इसमें जो थर्ड पर्सन था उसको, लेकिन प्रॉब्लम होती थी पीजेंट्स को। तो इसीलिए इस सिस्टम को हटा दिया गया। देखो, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। उसके बाद मेंबर जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उनको भी ये फ़ोर्स किया गया कि आपको अपना जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, विशेष अधिकार मिला हुआ, विशेष छूट मिली हुई है, उसको आप छोड़ दीजिए, मतलब आपको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलने वाला है, ठीक है? ये सारी चीज़ें एज़ अ रिज़ल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन स्लीवर्स। उसके बाद इसके कारण हुआ कि अब सब लोग को टैक्स देनी है, सब लोग को समान अधिकार मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ? 2 बिलियन स्लीवर्स का, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से गौ क्या? जैसे यहाँ पे बाबू रुपए होते हैं ना, वैसे ही भी उस समय वहाँ पर चलता था लीवर्स, ठीक है? आया समझ में? हाँ, तो वहाँ पे लीवर्स बस याद रखना है, जैसे यहाँ पे पैसे होते हैं वैसे वहाँ पर। तो अब सब समझ में आ गया चीज़ें कैसे चेंज हुई? मतलब स्टार्ट हुई थी मोनार्की से और चेंज किसमें हो गई? डेमोक्रेटिक में। हुँ, अब देखो, डेमोक्रेटिक में जब चेंज हुई ना, तो फ्रांस के जो लोग थे, उनके साथ ये हुआ ना कि देश तो आज़ाद हो गया। सब लोग अब असेंबली जो है वो काम कर रही है। तो वहाँ के जो असेंबली थी ना, वो लोगों से ये बोली, मतलब बाकी दुनिया से, मतलब दुनिया इन द सेंस कि मतलब पूरे यूरोप के लोगों से ये बोली कि अगर जो आप भी आज़ाद होना चाहते हैं, किससे? अपने रूलर से, जो आपका रूलर आपको एक्सप्लॉइट, क्योंकि सिर्फ़ ऐसा नहीं है ना कि यूरोप में फ्रांस ही था, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे देश थे। स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे देश। तो फ्रांस के लोगों ने बाकी लोगों से बोला, बाकी देश के लोगों से कि अगर जो आप अपने रूलर से मतलब आपको रूलर से प्रॉब्लम है, तो आप रूलर को चेंज कर दीजिए और चेंज करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़नी शुरू हो गई। मतलब आगे बढ़नी क्यों शुरू हो गई? क्योंकि बाकी रूलर से भी ये क्या हो गया एक तरीके से इनका, बाकी रूलर से भी इनको फाइट करना पड़ रहा था। तो ये अभी थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक चीज़ और देखनी थी हम लोग को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को वैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट वहाँ मोनार्की सिस्टम है। कुछ समझ में आया इसमें क्या बोलने की कोशिश की जा रही है? हुँ? क्योंकि देखो मोनार्की मोनार्की मतलब होता है ना जो राजा होते हैं, मतलब जो राजा वाला सिस्टम होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? मतलब उसी का उत्तराधिकारी बनेगा।
तो वो मोनार्कियल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वर्ड यूज किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहने का मतलब ये ना कि जैसे फ्रांस के लोगों ने क्या बोला था, राजा को ये ऑफर दिया था कि आप जनरल असेंबली जो बनाया गया है, असेंबली बनाया गया, उसको आप क्या कर दिए, रिकॉग्नाइज कर दीजिए। तो पहले तो राजा तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने से ये हुआ कि राजा को क्या कर दिया गया, हेड ऑफ द स्टेट नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। हेड ऑफ द स्टेट जैसे तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है, वैसे ही वहां पर कौन हो गया, किंग, जिसका नाम था लुई 16। लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए था, नॉमिनल हेड था, काम कौन करता था, जनरल असेंबली, हाँ नेशनल असेंबली। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब अभी अभी भी राजा है, लेकिन अब राजा कैसे काम करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब वो अपने मर्जी का मालिक नहीं है, पहले अपने मर्जी का मालिक था, बट अब नहीं है। अब वो काम करेगा भी तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसे ही। ठीक है, मतलब अब उसका काम डिवाइडेड है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाती है 1791 में। 1789 से कितने टाइम लग गया, 1791, मतलब लगभग 2 साल। ठीक है, हाँ क्या बताएं हम कि देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम से जैसे बोले तो जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी वो डेमोक्रेटिकली हुई थी, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी। ठीक है, पहला चीज समझ में आया। हाँ, तो वो जो असेंबली बनी हुई थी ना, तो जैसे अभी जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना। तो यहाँ पर जो जैसे जो यहाँ पर पार्लियामेंट बनती है, तो तुम पार्लियामेंट के मेंबर को इलेक्ट करते हो, लेकिन इलेक्ट करने के बाद पार्लियामेंट के मेंबर क्या करते हैं, वो एक और व्यक्ति को ये इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो कौन से व्यक्ति होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो सेम वही कहानी हो रही थी कि एक्चुअल पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है। तो वही वहां पे भी सेम कहानी थी कि एक्चुअल पावर तो किसके पास था, नेशनल असेंबली के पास ही था। लेकिन बस नॉमिनल हेड किसको बना दिया गया, राजा को, लुई 16 को। क्यों, क्योंकि लोगों को लगा कि चूंकि इतने साल से, मतलब बहुत टाइम से, वो लगभग 300 से 400 साल तक बर्बन डायनेस्टी वहां पे रूल किया। तो लोगों को ये लगा कि इसको थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट देनी ही चाहिए। तो लोगों ने उसको बस नॉमिनल हेड बनाया, बस नाम के लिए, कि ठीक है आप हेड हैं तो आप हेड बने रहिए, बट आप काम नहीं करेंगे। और काम करेंगे भी तो कैसे काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है ना, उसको बोलते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, आया समझ में। हाँ, मतलब जिस देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होता है, तो वो समझ लो कि एक तरीके का वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर जो मोनार्की होगी तो वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगी, याद रखना इस चीजों को। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 3 वर्क डिवाइड हो गया। मतलब पहले क्या था, सारी चीजें कौन कर रहा था, रूलर करता था। मतलब जुडिशियरी का भी काम रूलर, एक्सिक्यूटिव का भी काम रूलर, और एक और कौन बच गया, हाँ लेजिस्लेटिव का भी काम रूलर ही करता था। बट अब मोना ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मतलब लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। एक्सिक्यूटिव का काम क्या है, उस कानून को जो भी बनाया गया है उसको लागू करना। और जुडिशियरी का काम क्या है, न्यायपालिका, न्याय दिलाना। ठीक है, तो ये एक बुक में तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को समझ ले थोड़ा सा। हाँ, और एक चीज और, यहाँ पे जो इलेक्शन होती थी ना उस टाइम, कब, ये 1791 1789 की बात हुई, जब इलेक्शन वहां पे शुरू किया गया ना, तो यहाँ पे सबको राइट्स नहीं दिए गए। मतलब वोटिंग का राइट सबको नहीं मिला, सिर्फ किसको मिला, जो टैक्स, मतलब कि जो एजुकेटेड क्लास थी, जो टैक्स दे सकता था। ठीक है, सिर्फ वोटिंग राइट्स उसी को था। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था वहां पे।
मतलब जो भी टैक्स दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी जो टैक्स दे सकता है सिर्फ उसी को वोटिंग राइट्स थी, और महिलाओं को बिल्कुल नहीं थी। याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं है। तो देखो क्या क्या, नहीं नहीं, उसको बिल्कुल अधिकार नहीं दिया जाएगा। मेल को सिर्फ, और वो भी वैसे मेल को जो टैक्स दे रहा है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। है समझ में? हाँ, तो देखो एक्टिव सिटीजन मतलब कि देखो 28 मिलियन पीपल थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 मिलियन को ही क्या माना जाता था, एक्टिव सिटीजन है वो, ठीक है। बाकी एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस समझ लो। देखो पैसिव सिटीजन, एक्टिव उसको बोला जाता था जो टैक्स दे रहे हैं और जिनके पास वोटिंग राइट्स हो, ठीक है, और पैसिव उनको बोला जाता था जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। समझी चीजों को? तो 3 मिलियन 3 मिलियन ऐसे लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी, ठीक है, मतलब टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियंस था, उसमें से कुछ 4 मिलियंस के पास वोटिंग राइट्स थी, ठीक है, और 3 मिलियंस मेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं थी, और बाकी जो बाकी के बचे उसमें वोमेन भी और यूथ भी, तो इन दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं मिली हुई थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जुडिशियरी जो ये था उसमें हेल्प करते थे, जुडिशियरी सिस्टम को चलाने में, ये लोग जो एक्टिव सिटीजन थे बेसिकली, पैसिव वाले नहीं, एक्टिव वाले। याद रखना पैसिव वाले का कोई काम नहीं था, पैसिव वाले अभी भी वैसे ही ट्रीट किए जा रहे थे जैसे थर्ड स्टेट को ट्रीट किया जा रहा था। याद रखना। तो मतलब अभी भी इवन डेमोक्रेसी आने के बाद भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था, बस ये चेंज हुआ था कि अब कुछ राइट्स मिल चुके थे लोगों को, बट अभी भी सिचुएशन ज्यादा चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इनको बेसिकली वोट देने मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवाने का मतलब वोट देने का अधिकार था, और ये लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव दोनों चुने जाते थे। दोनों क्या थी, मिली जुली सरकार थी, वोटिंग के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता था। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. और ये नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, वो अधिकार देता था कि नेशनल असेंबली को क्या किया जाए, अधिकार है कि वो कानून बना सकता है, ठीक है। मतलब अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी का तुम लोग जनरल नेशनल असेंबली सोचते हो ना, वही थॉट वो उस समय भी था। Only man above 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizen. देखो एक्टिव सिटीजन किसको माना जाता था, जो 25 ईयर से ज्यादा हो, जो टैक्स पे कर रहा हो, ठीक है। ये सारी सिस्टम चीजें थी। मतलब इवन सब लोग एक्टिव सिटीजन भी नहीं था, बहुत सारे लोग पैसिव सिटीजन ही थे। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong the highest bracket of taxpayer. और इलेक्शन वही मतलब खरा वही हो सकता था, मतलब इलेक्शन में वही भाग ले सकता था जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा हो। अगर जो तुम कम टैक्स पे कर रहे हो तो तुम्हारा कोई उसमें तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो देख रहे हो अभी भी ज्यादा चीजें, अभी भी तुमको लग रहा होगा कि सर अभी भी तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ इवन डेमोक्रेसी आने के बाद। इसी का फायदा बाद में नेपोलियन ने उठाया। नेपोलियन कौन था, पता है सबको? हम्म, बस नाम सुने। हाँ, पूरा नाम है वो नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस नेपोलियन पहले छोटा सा कहानी सुन लो। नेपोलियन छोटा सा पहले आर्मी का एक मेंबर था, जो कि फ्रांस आर्मी में था, फ्रांस ट्रूप्स में था, ठीक है। बाद में वो पहले मतलब एक तरीके से लेफ्टिनेंट था। बाद में जब क्रांति हुई ना, तो वहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया से मतलब पूरे यूरोप के लोगों से बोला कि अगर जो आप अपने राजा के खिलाफ लड़ाई युद्ध लड़िएगा, आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हेल्प जब करने जाते थे ना, तो बेसिकली ट्रूप्स भेजे जाते थे, क्योंकि राजा के खिलाफ लड़ना होता था, तो फ्रांस की ट्रूप्स जाती थी, और उसको लीड करता था नेपोलियन बोनापार्ट।
और वो लीड जहाँ पे भी राजा हार जाता था तो एक तरीके से नेपोलियन अपना वहाँ पे नेपोलियन ही रूल करता था एक तरीके से। और ये बोल मतलब नेपोलियन इस लोग अलाउ कर रहे थे, नेपोलियन को सपोर्ट भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से नेपोलियन को हीरो माना जा रहा था। क्यों? कि नेपोलियन ही हमें बचा रहा है ये रूलर से। तो नेपोलियन को हीरो मानते-मानते नेपोलियन का एक बार ऐसा हो गया, एम्बिशन बढ़ गया कि हम ही रूलर हो जाते। पूरी दुनिया जीतने वही निकल गया नेपोलियन। तो याद रखना नेपोलियन पहले एक छोटा-सा लेफ्टिनेंट था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हम लोग को, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है? तो मतलब वही बात हो गई कि अब क्या हो रहा है कि अब फ्रांस धीरे-धीरे रिपब्लिक कंट्री में चेंज हो रही है, मोनार्की से। आज के लिए इतना ही रहने दें, और पढ़ना है? हाँ, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अच्छा, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़े क्या? वो टॉपिक रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी हम लोग थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है? अरे थोड़ा बिज़ी रहते हैं, नहीं तो हम आ जाते, ठीक है? तो वैसा कुछ नहीं है, हम आने वाले थे। अच्छा, कौन बताया? तो देखो 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ था? द नेशनल असेंबली रिस्पॉन्ड टू द ग्रेट फियर। नेशनल असेंबली क्या कर रही थी? डर रही थी, किस बात को लेके? कि राजा मानेगा या नहीं मानेगा। अगस्त 4, 1789 वन बाय द वन मेंबर ऑफ द नोबिलिटी एंड कलर्जी रोज टू गिव अप। मतलब एक-एक करके नोबल क्लास और कलर्जी क्लास गिव अप करना शुरू कर दिए, मतलब वो लोग हार मानना शुरू कर। पहले तो इन लोगों को लगा कि हम थर्ड स्टेट को हरा देंगे, बट जब लगा कि अब नहीं हरा पाएँगे, तो एक-एक करके इन्होंने क्या कर दिया, अपना सारा जितना भी प्रिविलेज था, वो धीरे-धीरे उससे मतलब उसको डिनाई करते गए कि नहीं, अब जीतने का कोई चांसेस नहीं है, तो इससे पहले कि ये लोग हमें कुछ करें, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो सरेंडर करने का मतलब उनके पास जो भी राइट्स थे ना, वो धीरे-धीरे उसको मतलब जो भी विशेषाधिकार था, उसको उन्होंने गिव अप करना शुरू कर दिया। तो क्या-क्या? फ्यूडल ड्यूज पहला, सर्फडॉम मतलब सर्फडॉम मतलब जो एक तरीके से होता है ना ज़बरदस्ती का काम करवाना। जैसे नोबल लोग क्या करते थे, पीजेंट्स को ज़बरदस्ती अपने खेत में काम करवाते थे। उसे मन है तो भी और नहीं है तो भी। वो दत्ती थे, ये जो टैक्स वाला सिस्टम टैक्स था बताए थे, इसको उन्होंने ये छोड़ दिया। हंटिंग एंड फिशिंग राइट्स, हंटिंग और फिशिंग राइट्स वाले को भी छोड़ दिया। पर्सनल प्रिविलेजेस और उनके जो अपने प्रिविलेजेस थे, अपने विशेषाधिकार थे, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। इन वन नाइट फ्यूडलिज्म वाज डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस। और एक ही रात में फ्यूडल सिस्टम खत्म। समझी? और जो टैक्स सिस्टम था, जो पुराना टैक्स टीले और तीथे जो था, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है तुम लोग, ठीक है, पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स एक तरीके से हो सकता है ये। क्लर्जी वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, क्लर्जी को फोर्स किया गया कि वो गिव अप कर दे। द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। क्या? ये घर से ठीक है, ऐप से नहीं लाते बाबू, ये खुद से बनाना पड़ता है नोट्स, इधर-उधर से ढूँढ के, खोज के, बुक से, सब जगह से। ठीक है? हुँ, चलो आगे देख ले थोड़ा-सा। द नेशनल असेंबली रिज़ॉल्व द इमीडिएट फाइनेंस क्राइसिस बाय। नेशनल असेंबली कैसे जो फाइनेंस सिस्टम जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको कैसे अच्छा किया? तो पहले तो जो चर्च का लैंड था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, सीज़ कर दिया। तुमको बताए थे ना कि चर्च के पास और नोबल्स के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड था। लैंड कैसे बढ़ रहा था इन लोगों का, क्योंकि इन लोग टैक्स भी ले रहे थे। तो पहले तो सबसे पहले नेशनल असेंबली बोला कि चर्च वाले का मतलब कलर्जी ग्रुप का पहले तो लैंड लो, प्रॉपर्टी लो, समझी? तो ये पहला काम उन्होंने ये किया। पुटिंग द चर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। और जो चर्च पहले क्या होता था ना कि जो रूलर था लुईस 16 था,
मतलब इवन वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था चर्च को, क्योंकि चर्च रूलर से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे एक टाइम में। तो इवन ऐसा होता था कि रूलर को पूछना पड़ता था चर्च से, जो पोप होते थे उनसे। एक तरीके बाद में जब नेशनल असेंबली आई तो इन चीज़ों को खत्म कर दिया, उसने बोला कि नहीं, चर्च भी किसके कंट्रोल में रहेगा? स्टेट के कंट्रोल में। स्टेट के कंट्रोल में मतलब नेशनल असेंबली के कंट्रोल में। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 क्या-क्या चीज़ें रही होंगी इसमें। हाँ, देखो डेमोक्रेटिक फीचर्स थोड़ा-सा देख लेते हैं। लिमिटेड मोनार्की हो गई, मतलब लिमिटेड मोनार्की मतलब मोनार्की सिस्टम अभी भी राजा था, बट राजा का पावर अब लिमिटेड हो गया था, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है? ऑल लॉज वेयर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव, जितने भी कानून थे अब राजा ना नहीं बना रहा था, नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही थी। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक फीचर। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती है, तो उसी को बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक फीचर। क्या-क्या था? वोटिंग वाज़ लिमिटेड टू टैक्स पेयर, वोटिंग का राइट सिर्फ़ उसको था जो सिर्फ़ टैक्स पे करते थे, बाकी किसी को नहीं। जैसे इंडिया में देखोगी ना, तो जो टैक्स पे कर रहा है और जो टैक्स नहीं पे कर रहा है, दोनों को समान अधिकार है वोट देने का। है ना ऐसा? सबको पता है? हाँ। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक फीचर ये होता है कि सबको अधिकार, वो टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, गरीब है, अमीर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर जो उसका एज है, तो वो दे सकता है। तो ये होती है डेमोक्रेटिक फीचर, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हो रहा था। फ्रांस के लोग को ये मानना था कि जो टैक्स दे रहे हैं, वही हैं एक्टिव पर्सन और वही वोट देंगे। तो ये अनडेमोक्रेटिक फीचर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? ऑफिसेज़ वेयर रिज़र्व्ड फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स। और ऑफिस मतलब ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो सरकार में काम करेगा वही आदमी काम करेगा जिसके पास क्या हो? प्रॉपर्टी हो। इसका भी ले लो शब्द, ठीक है? और सबसे बड़ी अच्छी बात थी ना कि सबसे पहले इसमें क्या किया गया था? बिल ऑफ राइट्स लिया गया था, मतलब राइट्स जो अधिकार दिए जाते हैं लोगों को, वो दिया गया था। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है? तो मतलब दूसरा दुनिया में सबसे दूसरा अगर जो कोई देश था अधिकार देने वाला, तो वो फ्रांस ही था। पहला कौन था? किस? अमेरिका, ठीक है? हुँ, चलो। इसका भी लेना है किसी को? अब रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा फिर। आज का क्लास सबको समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले अब तक अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।